तो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमल जी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? केमिस्ट्री। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का अपन लोग पढ़ाई करने वाले हैं? केमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है ना, यानी कि रासायनिक विज्ञान का। और रासायनिक विज्ञान में अपन कौन से टॉपिक को लेके चलेंगे? तो ये है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बनिक रसायन का फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि 11th और 12th दोनों के लिए ही ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। इसको दोनों लोग क्या करेंगे, 11th वाले और 12th वाले दोनों लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें आज के लेक्चर में अपन लोग किसके बारे में बात करेंगे? बेसिक फैक्ट ऑफ कार्बन, ठीक है ना। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो पूरा कार्बन के ऊपर ही चलता है, तो अपन लोग बेसिक फैक्ट ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं अपन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की यानी कि रसायन की वह ब्रांच है, यानी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? कार्बन, इसके कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आया समझ में? ठीक है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब इसमें, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच यानी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कार्बन और कार्बनिक यौगिक से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलो, तो अब जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है यानी कार्बनिक रसायन जो होता है वो पूरा किस पर निर्भर है, वो किसके बारे में बात होती है? इसमें कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड के बारे में बात होती है, ठीक है ना। तो हम लोग आज सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मतलब आज के लेक्चर में हम लोग कार्बन के बेसिक फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन लोग आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि कार्बन से संबंधित कौन कौन सी बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कार्बन का जो सिंबल होता है यानी इसको जो संकेत होता है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? तो इसको अल्फाबेट लेटर जो है वो कैपिटल सी से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है? 6 होता है। 6वें नंबर पे कार्बन आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब किसी भी एटम में अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो उस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन, और उतने ही क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बस ये है कि प्रोटॉन जो होता है इस पे प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? और दोनों में बराबर मात्रा में चार्ज होता है, मतलब कि जैसे प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज प्लस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर मात्रा में आवेश होता है। बस ये है कि प्रोटॉन का प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है। क्लियर हो गया? ये चार्ज को याद रख लीजिएगा, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो इसमें 6 का क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, कार्बन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। इसी को आप AMU भी लिख सकते हो, 12 AMU। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ गए। मोलर मास का मतलब ये हो गया कि 1 मोल कार्बन का मास, मतलब एक कार्बन का मास नहीं है, 1 मोल कार्बन का मास है, ठीक है ना। मोलर मास का मतलब क्या हुआ? 1 मोल कार्बन का, 1 मोल कार्बन का, ठीक है। और 1 मोल किसके बराबर होता है? ये तो पता ही होगा कि 1 मोल जो होता है वो कितना होता है? 1 मोल 6.023 गुणे 10⁻23 गुणे कितना होता है? 10⁻23, 6.023 × 10⁻23, मतलब इतने कार्बन का मास जो होता है वो कितना होता है? 12 ग्राम या 12 AMU बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी जितने भी एटम होते हैं उन सभी के, इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूल कण है किसी भी एटम यानी परमाणुओं के। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे कि उस एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन को पता करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ मास से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है ना। मतलब कि द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास की संख्या कितनी? कार्बन का नंबर ऑफ मास कितना है? 12, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है।
अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी परमाणु या एटम के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एटम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, तो एक क्या होता है, किसी भी एटम का जो एटम जो होता है वो क्या होता है, स्फेयर के शेप में होता है। कैसा होता है, स्फेयर शेप में बताते हैं, मतलब कि बताया जाता है तो बोला माना जाता है कि कैसा होता है, स्फेयर शेप में होते हैं, यानी कि गोलाकार होता है। ठीक है, जो एटम का शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस स्फेयर में होता क्या क्या है, तो इसमें एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट, यानी कि ऐसा, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। ठीक है ना, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में ही क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन में चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और एक निश्चित पथ में, एक फिक्स पाथ में क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उस फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं, उस फिक्स पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब हो गया अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी पहली कक्षा, ये सेकंड ऑर्बिट यानी कि दूसरी कक्षा, ये क्या है, ऑर्बिट है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो कार्बन होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कैसा क्या होता है, तो समझिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है, ठीक है, 1s2, 2s2 और 2p2, है ना, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, क्लियर हो गया। ये s और p क्या है, ये s और p जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, s और p जो है ये क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है ना, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। और ये क्या है, ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्षा बोलते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल कौन सा, कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, केवल s पाया जाता है। सेकंड ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिट में s और p, यानी दूसरी कक्षा में दो ऑर्बिटल होते हैं, दो कक्षक होते हैं, एक होता है यस और एक होता है पी। क्लियर हो गया। अब ये तो पता ही होगा कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। और पी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल कौन सा ऑर्बिटल पाया जाता है, एस, और सेकंड ऑर्बिट में एस और पी। तो जब आप फर्स्ट ऑर्बिट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ हम लोग भरेंगे ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में। तो पहले ऑर्बिट में केवल एस ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए 1s2, इनको नंबर, ये 1 जो होता है ये ऑर्बिट की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल है। तो और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 1s2। ठीक है, क्लियर। ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये कक्षा की संख्या है, ये उस कक्षा में पाए जाने वाले ऑर्बिटल यानी कक्षक का सिंबल है, और उस कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आई बात समझ में। अब सेकंड ऑर्बिट में अगर आते हैं, दूसरी कक्षा में आते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे आप, s ऑर्बिटल में। तो दूसरे ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s में 2 जा सकते हैं, ये हो गया 2s2। अब फिर इसके बाद अभी अपने 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब 6 में से 4 भर गए तो कितने बचे, 2। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, p ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिट के यानी दूसरी कक्षा के p ऑर्बिटल में जाएगा। अब जितने बचे उतने जाएगा, इसमें जा सकते हैं 6, बट अब हमारे पास 4 तो पहले ही भर चुके, कितने बचे, 2 बचे, तो उसको कहाँ भरेंगे, 2p2। समझ गए। तो ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उसमें इसकी जगह कहाँ पे होती है, मतलब एड्रेस जो होता है वो इसका क्या होता है, एड्रेस। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इसका एड्रेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, एड्रेस मतलब पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पाया जाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल का 14th ग्रुप है, ग्रुप में बात करें तो कौन से ग्रुप में आता है ये 14th ग्रुप, 14th ग्रुप मतलब हो गया वर्ग, कौन से वर्ग में आता है, 14th वर्ग में आता है, 14वें वर्ग में आता है। पीरियड की बात करें कि कौन से पीरियड में आता है, 7 पीरियड होते हैं ना। वर्ग कितने होते हैं टोटल, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। तो कार्बन जो होता है वो कौन से वर्ग में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, 14th में आता है। और 7 पीरियड होते हैं यानी 7 आवर्त होते हैं, तो ये सेकंड, दूसरे वाले पीरियड में आता है। किसमें आता है, सेकंड पीरियड यानी दूसरे आवर्त में आता है। और कौन से ब्लॉक में आता है, वो जो एच पी जो हमने अभी लिखा था, ठीक है ना,
तो उनको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इसको ब्लॉक के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो कार्बन जो होता है वो कौन से ब्लॉक में आता है? तो कार्बन जो है वो पी ब्लॉक में आता है। कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में। इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आप भरे थे वो किसमें भरे थे? पी ऑर्बिटल में भरे थे। किसमें भरे थे? पी ऑर्बिटल में। किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरा जाता है उस एटम को पीरियोडिक टेबल के उसी ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। तो कार्बन का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है ना। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम लोग पी ब्लॉक में भरे हैं, ठीक है ना, इसीलिए जो कार्बन होता है उसको कहाँ रखा जाता है? पी ऑर्बिटल में रखा जाता है, पी ब्लॉक में रखा जाता है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में भरा है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं? पी ब्लॉक में। इसका जो एक्सटर्नल ऑर्बिटल दूसरी कक्षा होती है वो कार्बन की क्या कहलाती है? बाह्यतम कक्षा कहलाती है। कौन सी कक्षा कहलाती है? बाह्यतम कक्षा, एक्सटर्नल ऑर्बिट। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। तो अभी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है ये सब क्या है? अब बॉन्ड वगैरह जो है उसके टॉपिक है। तो फिलहाल अभी कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि या स्ट्रक्चर या जियोमेट्री बोल सकते हैं आप इसको। जियोमेट्री मतलब हो गया संरचना जो होती है वो कैसी होती है इसकी, कार्बन की। तो कार्बन की जो संरचना यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया चतुष्फलकी। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? चतुष्फलकी। ये अकेले कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड ऐसे ऐसे और इस तरीके से क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। चौथा बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके से ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को कैसा, कौन सा नाम बोलते हैं? इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। एक्चुअली में इसको टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 फेस होते हैं इसमें। 4 फेस। 4 फेस कौन से बनेंगे? अगर आप इसको मिलाएंगे, जैसे कि इस तीनों पॉइंट कॉर्नर को अगर मिलाएंगे तो ट्राइंगल बनेगा। एक फेस ये बन रहा, दूसरा फेस इस वाले को आप मिलाएंगे, ये एक, और दूसरा ये वाला जो जा रहा है, तो इसका दूसरा फेस ये बन गया। तीसरा फेस इधर वाले का बनेगा, ये 3 फेस हो गए। चौथा इनको आपस में मिला देंगे तो ट्राई एंगुलर फेस, 4 फेस इसमें टोटल क्या होंगे? बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं, यानी कि चतुष्फलकी, ठीक है ना। 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, तो ये भी कार्बन हो गया। इसके 4 बॉन्ड का अरेंजमेंट, एक इधर साइड और 3 ठो एक ऊपर और 3 ठो नीचे थे, तो ये ऐसे, और इसको ये ऐसे, इसको समझिएगा कि ये सामने वाला है। ये कौन सा वाला है? ये सामने वाला जो बॉन्ड निकल रहा है वो है। और ये समझ लीजिएगा बोर्ड के पीछे साइड वाला। ये कौन सा है? बोर्ड के पीछे साइड वाला। ये बोर्ड के पीछे साइड है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, क्लियर। इसका जो एंगल होता है हर 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये सब बॉन्ड के टॉपिक हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी इसको याद कर लीजिएगा कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी होता है। और इसके हर 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, मतलब इसके सभी बॉन्ड के बीच का एंगल, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? संकरण, ठीक है ना। अब जो लोग बॉन्ड वॉन्ड का टॉपिक पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि ये सब क्या है। अभी पूरा एकदम इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बात नहीं करेंगे, तो याद कर लीजिएगा कि इसमें कितना होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। अकेले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो खाली है, क्लियर, ठीक है। कार्बन के अपरूप क्या कौन कौन से होते हैं? मतलब शुद्ध कार्बन जो होते हैं वो किस किस रूप में पाए जाते हैं? प्योर कार्बन। तो एक हो गया हीरा के रूप में, यानी कि डायमंड हो गया, ये शुद्ध कार्बन का ही क्या है? प्रकार है। और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। क्या हो गया? ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये भी प्योर कार्बन का प्रकार है। और तीसरा कार्बन का जो रूप है वो कौन सा होता है? एक होता है कार्बन 60, जिसको क्या बोलते हैं? फुलेरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलेरीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है 3 कार्बन के क्या है? अपरूप। अपरूप मतलब ये हो गया कार्बन किस किस रूप में, शुद्ध कार्बन की बात करूं, प्योर कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है? तो हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन 60 फुलेरीन, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि हीरा और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस का मतलब अंतर, ये सब आप लोग अपने से करिए, ठीक है। ये होमवर्क। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या कार्बन के कुछ उन बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं यानी यौगिक जो होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए समझते हैं कौन से 2 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कार्बन के। तो पहला है टेट्रावैलेंसी। इसके बारे में पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुः संयोजकता के बारे में। और दूसरा प्रॉपर्टी है इसका कैटिनेशन।
इसके बारे में कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन, ठीक है, क्लियर। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टी के बारे में क्या करते हैं, चलिए समझते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, कौन सा, टेट्रा वैलेंसी के बारे में, ठीक है, कि टेट्रा वैलेंसी जो है चतुसंयोजकता क्या है, ये कैसी प्रॉपर्टी है कार्बन की, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी चतुसंयोजकता का मतलब ये होता है कि जो कार्बन होता है, ठीक है ना, टेट्रा वर्ड जो होता है वो किसके लिए, चार के लिए है, ठीक है। अब वैलेंसी शब्द जो यूज किया गया है, ये क्या किया गया है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि चार सह संयोजी बंध के लिए है, ठीक है, समझे। तो जो कार्बन होता है, एक अकेला कार्बन जो होता है, वो दूसरे एटम्स के साथ जो होता है वो टोटल चार सह संयोजी बंध यानी चार कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, ये बनाता है। इसीलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंसी बोला जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ये क्या है, सह संयोजी बंध क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझते हैं, बंध के बारे में, बॉन्ड के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में बॉन्ड क्या है। बॉन्ड यानी कि बंध जो होता है ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या होता है, बॉन्ड यानी बंध का मतलब क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ के जब मोलेक्यूल्स बनाते हैं, यानी परमाणु आपस में जो जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु यानी कंपाउंड यौगिक वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब हो गया आकर्षण बल, जिसकी वजह से ये एटम्स आपस में क्या होंगे, जुड़ते हैं। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, यानी बंध बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया कि बंध क्या है, दो एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो आपस में जुड़ते हैं, एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों जुड़ते हैं। एटम्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड यानी कि बंध क्यों बनाते हैं, ठीक है, एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर है कि स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, यानी कि स्थायी होने के लिए। इसके लिए स्थायी होने के लिए क्या होता है कि जितने भी एटम हैं वो सभी क्या है, अस्थायी होते हैं। मतलब अकेले एटम कभी भी अकेले रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। मतलब अकेला हाइड्रोजन, अकेला कार्बन, अकेला नाइट्रोजन, अकेला ऑक्सीजन, ये कभी भी सिंगल फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, अकेले तरीके से। क्या होते हैं ये, तो अकेले यानी सिंगल फॉर्म में ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो ये एटम्स जो होते हैं वो स्थायी होने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये जो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, ठीक है ना, किस लॉजिक से ये बॉन्ड वगैरह जो होता है एटम्स के बीच में जो होता है वो बनता है। अब पीरियोडिक टेबल के जो 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कौन से 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं यानी कि जो तत्व हैं, ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। ये तत्व जो होते हैं 18th ग्रुप के वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में आप क्या होते हैं, ये मिलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप में यानी कि आपको फ्री स्टेट में क्या होंगे, मिल जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो रिएक्शन होती है ना वो भी स्टेबल होने के लिए ही होती हैं। रिएक्शन मतलब ये होता है बॉन्ड बनाना, ठीक है ना, एटम्स का आपस में बॉन्ड बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होते हैं, सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये स्वतंत्र रूप यानी कि फ्री स्टेट में ये आपको मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। मतलब कि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो पीरियोडिक टेबल के बाकी के जितने एलिमेंट हैं वो इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट की तरह, इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये। तो बाकी के जो एलिमेंट हैं 18th ग्रुप के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और वो स्टेबल होने के लिए 18th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इन्हीं की तरह वे अपना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना चाहते हैं। आई बात समझ में, ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अदर एटम जो होते हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहते हैं,
तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये फ्री स्टेट में आपको मिल जाएंगे, अकेले मिलेंगे, ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। तो बाकी के जो पीरियोडिक टेबल के बाकी के जो एलिमेंट हैं, ठीक है ना, वो इन्हीं एलिमेंट की तरह अपना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ताकि वो भी इसकी तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बात समझ में आई? इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो देखिए, ठीक है, ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो, यानी न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जिसके पास जितने ऑर्बिट होते हैं उसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, तो देखा जाता है हीलियम को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं, नियॉन, आर्गन, न्यूट्रॉन, ज़ेनॉन, ज़ेनॉन, तो इनका जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है, कौन सा एक्सटर्नल ऑर्बिट, सबसे बाहर वाली कक्षा, न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाओ तो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा, सबसे बाहर वाला जो कक्षा होता है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जितने भी आपको हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बायतम कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो अदर एटम है वो स्टेबल होने के लिए, मतलब कि इन्हीं की तरह स्टेबल होने के लिए, वो भी अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। मतलब वो भी अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन के पास केवल एक ही ऑर्बिट होता है, यानी पहला ऑर्बिट, पहली कक्षा। अब पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जब पा जाता है तो स्टेबल हो जाता है। लेकिन बाकी के जितने भी एटम हैं, तो वो अपने बाह्यतम कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिट में इनकी तरह 8 इलेक्ट्रॉन रखना क्या करते हैं, चाहते हैं या रखना पसंद करते हैं, ताकि वो इनकी तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। समझ में आई बात? तो अब समझते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, ठीक है ना। इसमें और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, आयनिक बंध। ठीक है, समझ गए। पहला तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। दो एटम्स हैं वो अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब जिसके पास मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और एक के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कम वाले को क्या कर देगा, दे देगा, जिससे उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सामने वाले को देता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। और जिस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या किया है, दिया है, तो उस जिसने दिया है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसी को देता है, तो उस पर प्लस का चार्ज आता है। और जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है यानी रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस पर क्या होता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, एक एटम में प्लस का चार्ज आ गया और एक एटम में माइनस का चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा जितने में दोनों एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, मतलब उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो क्या होता है कि अब जिसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है उस पर माइनस का चार्ज आ गया और जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो अब जब अपोजिट चार्ज बन जाएंगे यानी विपरीत आवेश बन जाएंगे, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। उसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आयन बन गए। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से, एटम्स के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से यानी आदान प्रदान से क्या बनता है, आयन बनता है। क्या बनता है, आयन बनता है, और अपोजिट आयन बनते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन के कारण वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बात करते हैं किसका, सोडियम का, और क्लोरीन की बात करते हैं। तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का होता है 17। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, और इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका एक्सटर्नल ऑर्बिट जो है वो कौन सा है, तीसरा वाला है। इसका भी एक्सटर्नल ऑर्बिट कौन सा है, तीसरा वाला। देखो ये दोनों क्या है, अभी अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी दोनों अनस्टेबल है। क्या है, दोनों के ही दोनों क्या है, अनस्टेबल है। अब ये आप स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा, इसको समझिए। तो देखिए, सोडियम के बायतम कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझिएगा। अगर मान लीजिए ये स्टेबल होना चाहता है सोडियम, तो इसको अपने बाहर वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। तो इसके पास दो तरीके हैं। एक, 7 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, ले, जिससे कि इसके तीसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए।
अब दूसरा तरीका ये है कि ये अपना ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दे, निकाल दे, जिससे कि जो पीछे वाला ऑर्बिट, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो तीसरे में तो एक भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, और जब इसके पास तीसरे में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो एक्सटर्नल ऑर्बिट इसका कौन सा बन जाएगा, फिर दूसरा वाला। तो इस दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, समझ गए। तो दो तरीके से ये अपना क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। पहला तरीका ये है कि या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते 7 इलेक्ट्रॉन ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इन दो तरीके में जब एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, उसमें एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा लगती है। तो एनर्जी कम लगे उसके लिए क्या करते हैं, मतलब कि जो जिस जिस प्रोसेस में एनर्जी कम लगता है वही प्रोसेस ये क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसके कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन देने के कंपैरिजन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होना ज्यादा सरल पड़ता है। और जबकि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी दो तरीके हैं। पहला ये कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ये अपना किसी दूसरे को दे दे, जिससे उसके पीछे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो ये कौन सा वाला तरीका अपनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसके कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन लेने के कंपैरिजन। तो इसको कौन सा रास्ता ज्यादा सरल पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देने में, और इसका कौन सा ज्यादा सरल पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेने में। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, दे देगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, क्लोरीन को दे देगा, जिसकी वजह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब जब दो अपोजिट चार्ज बन जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और ये आपस में जुड़ के और एक कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके का। दूसरा तरीका कौन सा, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे पाते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं। ये केस आता है किसके, कार्बन के केस में, ठीक है ना। अभी उसी को समझते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा और कैसे ये अपना जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है कार्बन का केस। अब यहाँ पे समझते हैं कि कार्बन के केस में क्या होता है। तो देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p2। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये इसका एक्सटर्नल ऑर्बिट है, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो इसके पास भी दो रास्ते हैं। या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ले, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 इलेक्ट्रॉन करके कंप्लीट हो जाए। दूसरा तरीका है इसका स्टेबल होने का, ये अपना ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे दे। तो इसके पास केवल पहला ऑर्बिट बचेगा, और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो स्टेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब बात ये आती है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है वो चीज को समझिए। देखिए क्या होता है कि जैसे कि जो कार्बन होता है, तो कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन। और जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4, दूसरे ऑर्बिट में दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को कौन पकड़ के रखा है, 6 प्रोटॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन जो है वो क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये। तो अगर हम बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन लेने के अगर तरीके की बात करते हैं, कि मान लेते हैं कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है, ठीक है ना। तो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, एक्सटर्नल ऑर्बिट, यानी ये जो दूसरी कक्षा है ना, बाह्यतम कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ये ध्यान रखना। जो एक्सटर्नल ऑर्बिट होता है यहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब यहीं से पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहीं से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि इसको हमने पहला इलेक्ट्रॉन दिया। इसको जब हम पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, आप इनकी संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप किसी भी एटम के केवल इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन है, तो अगर आप इसको बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मान लो देते हो, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे तब जाके ये स्टेबल होगा।
तब एक और जब इलेक्ट्रॉन आप दे दोगे तो इसके पास 6 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझे। अब देखिए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आपने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो अब 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है। 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है। तो पहले से क्या हो जाएगा, इसके हर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हर जगह बराबर बढ़ जाएगी ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप देते जाओगे तो 6 प्रोटॉन का जो फोर्स है वो सभी इलेक्ट्रॉनों में जब लगाएंगे तो पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा फोर्स लगा पा रहा था, लेकिन जब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो थोड़ा सा उसका फोर्स जो है वो 7वें इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से अब हर इलेक्ट्रॉन में उसका लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको इलेक्ट्रॉन क्या करते जाओगे, देते जाओगे, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का हर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जब हम इसको अगर चारों इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 6 प्रोटॉन को 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता जो होती है वो नहीं होती है, मतलब वो 10 इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं पाता है, इसके पास उतना अट्रैक्शन फोर्स बचता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, संभाल सके। भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से वो इन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होने वाला रास्ता तो इसका क्या हो गया, खत्म, क्योंकि वो 10 इलेक्ट्रॉन संभाल ही नहीं पाता है अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण। तो ये तरीका तो गया, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होने। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसका निकाल दे। तो पहले ऑर्बिट में, यानी दूसरे ऑर्बिट से अगर अपन चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में पहले कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब फर्स्ट ऑर्बिट में बस अगर किसी के पास है तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, क्लियर। तो अगर दूसरा तरीका अपनाते हैं इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होने के लिए, तब थोड़ा सा इसको भी समझिएगा कि जब भी किसी एटम के एक्सटर्नल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो बाहर से एनर्जी क्या होती है, उसमें लगती है, ठीक है ना। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, लगती है, ठीक है। तो देखो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, और हम इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो एक्सटर्नल ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने पहला इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसका निकाल दिया, तो अब 6 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझिएगा। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अब 6 प्रोटॉन जो है, जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, अब 6 प्रोटॉन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। तो पहले के कंपैरिजन में अब जो 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से पकड़ के रखा है, अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि पहले 6 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 6 इलेक्ट्रॉन में बटा हुआ था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसी 6 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है केवल 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में लगाना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। आई बात समझ। तो अब मान लीजिए ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देते हैं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल दिया, तो अब 6 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को पहले से और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से क्या करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो देख रहे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब आप अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए आपको एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा क्या करनी होगी, देनी होगी। तो जब इसके चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी आती है, बात आती है, तो 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे और निकालेंगे, तो अब 6 प्रोटॉन एक और मान लो निकालते हो इलेक्ट्रॉन, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 6 प्रोटॉन का अब इन 3 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि उतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं उस चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल, मतलब उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती है कि हम चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकें, निकाल सकें, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर स्टेबल होना या इलेक्ट्रॉन को देकर स्टेबल होने का जो रास्ता था वो भी क्या हो गया, बंद, यानी दोनों रास्ता इसके लिए बंद हो गया। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन देकर, क्योंकि देखो स्टेबल होने तो चारों इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर तभी बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, और अगर देकर स्टेबल होना है तो पीछे वाला जो ऑर्बिट है उससे स्टेबल होना पड़ता है। तो अपने बायतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन सारे डोनेट करने पड़ते हैं, तब जाके पीछे वाला ऑर्बिट बचता है, और पीछे वाला ऑर्बिट पहले से पूरा भरा रहता है तो वो स्टेबल रहता है, समझ गए। तो इसको चारों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तब दिक्कत यही आ जाती है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 6 प्रोटॉन पहले से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और लेता है तो कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने की 6 प्रोटॉन के पास क्षमता जो है वो नहीं होती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है हर इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला। तो लेकर स्टेबल होने का रास्ता खत्म। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होने की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे कार्बन के पास कम होती जाती है, वैसे वैसे प्रोटॉन का और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है।
अब वो अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बाकी के इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और उतनी एनर्जी जो होती है वो नॉर्मल अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो होता है इलेक्ट्रॉन देकर जो स्टेबल होने का रास्ता था वो भी बंद हो गया। तो इसके दोनों रास्ते क्या हो गए, बंद हो गए। तो अब बात आती है कि ये अब किस तरीके से स्टेबल, यानी कि ये कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मतलब कार्बन जो होता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं कर पाता है। समझ गए। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्टेबल कैसे हो, क्योंकि भाई स्टेबल तो होना है, स्थायी तो होना है। तब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन वाला रास्ता तो इसका क्या है, बंद है। तो अब कौन सा रास्ता अपनाएगा, तो अब दूसरा रास्ता इसके आता है, वो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्या, शेयरिंग करके, साझेदारी। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि साझेदारी करके। अब ये क्या होता है, तो देखिए जैसे कार्बन है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, दूसरा एटम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये अब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी इसको इसके पास एक ही ऑर्बिट होता है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास, 2। तो एक है, एक की कमी है ना। अब कार्बन जो होते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, ये 4 हाइड्रोजन लेते हैं। अब ये चारों हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, साझेदारी, शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा इसको देगा, ना ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा उसको देगा। बस काम चलाने के लिए आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं कि हमारा भी काम हो जाए, तुम्हारा भी काम हो जाए। और शेयरिंग जो होती है वो दोनों तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉनों की होती है, ठीक है ना। तो जैसे इसने ये इसने एक, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ये इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया, ये इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर हाइड्रोजन के पास अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हर हाइड्रोजन अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब देखा जाए इसके कार्बन की बात की जाए तो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके हिस्से में भी गिना जाएगा और इसके हिस्से में भी। तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ किया, तो इसके हिस्से में ये दोनों इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे और इसके हिस्से में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। तो अब ये तो स्टेबल हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके साथ इसने शेयरिंग किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसके हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन ये, और इसके साथ किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसने अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। हर हाइड्रोजन अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, 2, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरीके से कार्बन क्या हो गया, देखो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अपना ऑक्टेट यानी 8 कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बन रहा होता है, ये जो बॉन्ड ना बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या किए, साझेदारी की है, जिसके थ्रू ये आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं एक दूसरे से। तो शेयरिंग में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करके यानी साझेदारी करके जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं कोवैलेंस बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंस बॉन्ड, यानी कि सहसंयोगी बंध। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये है मतलब कि जो एटम आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तो वो स्टेबल होने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा। यानी इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं दूसरे एटम्स के साथ। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सभी दूसरे एटम्स के साथ उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, ठीक है। अब वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों के हिस्से में क्या होंगे, गिने जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्बन के एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसको अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए केवल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके कितने बॉन्ड बना लेते हैं, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 4। कितने बन रहे हैं इसके, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। आया समझ। इसी 4 कोवैलेंट बॉन्ड के बनने के बेस पे कार्बन को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो टेट्रावैलेंसी की कहानी समझ में आई। अब बात करते हैं कार्बन के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, और वो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या बोलते हैं, संकलन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपस में जुड़ के कार्बन कार्बन ही आपस में जुड़ के एक लंबी चैन का क्या कर देते हैं, निर्माण कर लेते हैं। आपस में जुड़कर एक लंबी चैन बनाना क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। समझ गए, क्लियर हो गया कि कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन का मतलब होता है आपस में जुड़कर एक लंबी चैन का निर्माण करना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन।
एक कार्बन। तो कैटिनेशन मतलब ये होता है कि कार्बन जो होते हैं वो आपस में ही जुड़ जुड़ के एक लंबी चैन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपस में ऐसे किए इस तरीके से क्या होते हैं, जुड़ते हैं और ये एक लंबी चैन का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना, इनका जुड़ने का कहो अभी जैसे ये है, इधर साइड से भी जुड़ जाएंगे, ये ऐसे भी जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, इधर साइड से भी जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपस में कहीं भी कैसे भी क्या हो जाते हैं, जुड़ सकते हैं और एक लंबी चैन का एक लंबा यानी बहुत बड़े नेटवर्क क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये आपस में कितने तरीके से जुड़ते हैं, कैटिनेशन समझ में आया। आपस में जुड़कर एक लंबी चैन का निर्माण करना क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। तब बात ये करते हैं कि आपस में कितने तरीके से जुड़ते हैं, कार्बन कार्बन आपस में कितने तरीके से जुड़ सकते हैं। तो जैसे देखिए, एक कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं, सीधे सीधी श्रृंखला में क्या जुड़ते हैं, ठीक है ना। ये है, अब जितने देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये जितने बॉन्ड आपस में आपको दिख रहे हैं, एक जैसे इस कार्बन को देखो तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, इसका ये 3 4, ऐसे करके सभी के 4 4 बॉन्ड होंगे, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के जुड़ने को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चैन है, ये कैसा है, सीधी श्रृंखला है, समझ गए, स्ट्रेट लाइन चैन, यानी कि ये कैसी है, सीधी श्रृंखला। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा मतलब कि ये ऐसे ब्रांच के रूप में भी निकल सकते हैं, मतलब इधर से ऐसे ये इस तरीके से भी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब ये मेन लाइन हो गया। अब इसी में शाखाओं के रूप में मतलब ये ऐसे ऐसे आपस में इधर साइड भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच्ड चैन बोलते हैं। ब्रांच्ड चैन मतलब शाखा युक्त श्रृंखला। आई बात समझ में, इस तरीके से भी आपस में जुड़ जाते हैं, क्लियर हो गया। तीसरा कैसे जुड़ सकते हैं, ये क्लोज चैन बना लेते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड खाली है, ये 2 बॉन्ड इनके खाली कर दो, ऐसे 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड को शो करना, ठीक है ना। ये हो गया इस तरीके, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन है, ये ऐसे ये हो गया। अब तभी ये 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड सब क्या कर दो, खाली कर दो, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, ये इस तरीके से। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये इस तरीके से, अब 2 बॉन्ड सब पे खाली कर दो, ये हो गया, क्लियर हो गया, समझ गए। तो यानी कि ये क्या होते हैं, क्लोज चैन भी क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लोज चैन का मतलब हो गया बंद श्रृंखला। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इतने तरीके से ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब एक सीधे जुड़ के स्ट्रेट लाइन चैन का निर्माण करते हैं, सीधी रेखा श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ब्रांच भी बना लेते हैं, ये सीधे चैन के ऊपर नीचे भी क्या होते हैं, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे ब्रांच चैन का निर्माण होता है, शाखा युक्त श्रृंखला का। ये बंद श्रृंखला भी क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब पहला कार्बन लास्ट कार्बन भी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये रिंग की तरह क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्लोज चैन यानी बंद श्रृंखला भी क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब काफी तरीके से ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी है कार्बन की। इस 2 प्रॉपर्टी की वजह से 4 वैलेंसी और ये कैटिनेशन, इस 2 प्रॉपर्टी की वजह से पूरे इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंपाउंड यानी यौगिक जो होते हैं वो किसके मिलते हैं, कार्बन के ही मिलते हैं। बाकी के जैसे 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में से कार्बन के अकेले कार्बन के कंपाउंड अलग कलेक्ट कर लो, मतलब कि काउंट कर लो। अब बाकी के जितने एलिमेंट हैं वो सब अपना जितना कंपाउंड बनाते हैं उनको अलग काउंट कर लो। तो अकेले कार्बन के बनाए गए कंपाउंड जो होते हैं वो इन 117 एलिमेंट के द्वारा बनाए गए कंपाउंड से लगभग लाखों गुना ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन के ही कंपाउंड मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है, यही मेन, यही 2 कारण, इन्हीं 2 कारणों की वजह से कार्बन के इतने सारे क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। इतने तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये अब बहुत सारे अब इनके आपस में जुड़ जुड़ के एक लंबी चैन बना लेते हैं। अब न जाने कितने तरीके के ये चैन बनते हैं, कितने तरीके कार्बन आपस में जुड़ के कितने प्रकार के कंपाउंड बनाते होंगे। इस वजह से इसके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। अब इसी की वजह से फिर क्या हो गया, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच बनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत कार्बन के कंपाउंड को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई बात समझ में, क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं, तो उस कार्बनिक कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हो, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और काफी तरीके से क्या होते हैं, वो जुड़ते हैं। तो उसमें जो कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो उस कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन परमाणु यानी जो कार्बन का एटम होता है वो कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। कार्बन के एटम का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको एक मतलब कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अब इसके थ्रू आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन, जैसे ये आपस में क्या हुए, ये जुड़े हुए हैं कार्बन कार्बन, ठीक है ना। मान लीजिए कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक कार्बन मान लो यहाँ और यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए बाकियों के भी चार, सभी कार्बन के 4 4 बॉन्ड क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। एक है इसका 3 बचे हैं, इसके 2 बने हैं, इसके 2 बचे हैं, इसके भी 2 बचे हैं, इसका एक, ये 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, देखिए जो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम है, अब इसमें कितने प्रकार के कार्बन एटम आपको देखने को क्या है, मिल रहे हैं। तो जैसे पहला है कि प्राइमरी कार्बन, क्या प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन मतलब प्राथमिक कार्बन। अब ये कौन है, प्राथमिक कार्बन किसको बोलते हैं, तो देखिए कार्बनिक कंपाउंड में जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा,
कार्बनिक कंपाउंड में जो कार्बन केवल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, एक कार्बन से, उन सभी कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं, वो है 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से ऐसे कार्बन है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये वाला कार्बन जो है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी 1 डिग्री। ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री का है। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री का। ये वाला भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री का। ये वाला भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का कार्बन। इन सभी कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, सेकेंडरी कार्बन। कौन सा, सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री का। अब ये कौन, तो वह कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। वह कार्बन जो 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री का। ये देखो ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कितने का है, 2 डिग्री का। ऐसे ये वाला कार्बन देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन। इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। आया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद आते हैं कौन से, टर्सरी कार्बन। कौन सा, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन को 3 डिग्री का भी कार्बन क्या है कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कार्बन जो है वो टर्सरी कार्बन होंगे। टर्सरी कार्बन किसको बोलेंगे, वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से। जैसे देखो ये वाला कार्बन जो है वो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको 3 डिग्री कार्बन यानी टर्सरी कार्बन बोलेंगे। और कोई कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, नहीं है ना, ठीक। चलो तो समझ में आया कि टर्सरी यानी 3 डिग्री का कार्बन किसको बोलेंगे, जो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से। अब चौथा जो है वो कौन है, क्वाटर्नरी कार्बन। कौन सा है, क्वाटर्नरी कार्बन, मतलब कि 4 डिग्री का कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री का कार्बन, ठीक है ना। तो 4 डिग्री का कार्बन क्वाटर्नरी कार्बन किसको बोलेंगे, तो वह कार्बन जो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच हो, 4 कार्बन से अटैच हो। जैसे ये कार्बन है, ये 1, 2, 3, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री। तो मैक्सिमम 4 डिग्री के ही तक के कार्बन क्या होते हैं, बनते हैं, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने कोवैलेंस बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 कोवैलेंस बॉन्ड बना सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ सकता है, 4 कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कितने प्रकार के कार्बन के एटम देखने को मिलेंगे, 4 प्रकार के, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री का कार्बन प्राइमरी, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 2 डिग्री का यानी सेकेंडरी, जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको 3 डिग्री यानी टर्सरी, और जो कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कौन सा, 4 डिग्री का कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना, क्वाटर्नरी कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कार्बन के कुछ बेसिक फैक्ट थे जो जानना जरूरी था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इस क्लास में जितनी भी चीजें बताई गई हैं उसको अच्छे से क्या करिए, पढ़िए और रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।